ठीक है, थैंक यू राजीव। ओके बच्चों, तो हम लोग आज शुरू करें साइंस वन का फर्स्ट सेशन। वो क्या है? ग्रेविटेशन। कभी कभी बोलता हूँ मैं इंग्लिश ज्यादा बेटर है कंपेयर टू हिंदी। अब पता है तुमको इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ। गुरुत्वाकर्षण। अब मत बोलना, जीप फंस जाएगी तो फिर वो बुलाना पड़ेगा फायर ब्रिगेड वाले को खुलवाने के लिए। गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। हाँ, हिंदी में कोई है जो लिखना चाहता है इसको? तो मैं कुछ बोलता हूँ। देखो हमारी मातृभाषा जो है ना हिंदी, वो सच में मतलब ईजी नहीं है। और वैसे भी संस्कृत जो है वो बोलते हैं मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेज। तो इंग्लिश तो कुछ भी नहीं उसके सामने। ग्रेविटेशन कितना ईजी है बोलना और सीखना। अच्छा, क्या होता है ग्रेविटेशन? कोई भी चीज अगर ऊपर जाती है तो वो फिर चाहे वो सामान हो या इंसान का घमंड, है ना। सामान तो फिर भी जल्दी आता था, इंसान का घमंड लेट आता है, लेकिन जब आता है तो भयंकर आता है ना। तो हमें इससे कभी अगर आप भगवान की दया से, आपकी मेहनत से, माँ बाप के आशीर्वाद से ऊपर जा रहे हो तो ध्यान रखो ग्रेविटेशन है जो आपको नीचे खींच सकता है। गिरेंगे एक दिन जरूर, पर कितने स्पीड से और कितना गिरेंगे वो डिपेंड करता है आपकी नीयत के ऊपर, है ना। जो अमीर होता है वो भी तो लॉस में जाता है ना, पर अगर ईमानदार रहेगा तो थोड़ा लॉस लेके फिर बाउंस बैक करेगा। गेट इट? तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो यही है बच्चों कि जो चीज ऊपर जाएगी वो नीचे जरूर आएगी। और वो किसकी वजह से आएगी? कितना अजीब है ना, होता हम लोग ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमको कोई चीज वापस नीचे खींच रही है, वरना मैं हाई जंप में जीत चुका होता अब तक। समझे कि नहीं? अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपका वजन ज्यादा नहीं, आप गलत प्लानेट पे हो। यही आप अपना वजन जिसका 600 किलो समझो कोई चीज, हाँ 60 किलो, 60 किलो, ठीक है। कौन बोला 600 किलो? अच्छा, मतलब कोई रिपीट किया? आप ही थे क्या? हाँ ओ, अच्छा आप बोले। अच्छा ये देखो 60 ग्राम की बच्ची 600 किलो की बात कर रही है, ठीक है। अगर आपका वजन 60 किलो लेकिन आप दूसरे प्लैनेट पर चले जाओगे तो यही वजन 10 किलो हो जाएगा। तो वो 60 किलो किसकी वजह से फील हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन मतलब क्या? वो चुंबकीय शक्ति मतलब दैट मैग्नेटिक फोर्स। तो न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक थे, अरे मेरा हिंदी मीडियम चल रहा है, देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। तो उनका ऐसा मानना था, वो ऐसे कहावत है कि वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे, वहां से एक एप्पल गिरा तो उनके दिमाग में ये प्रश्न आया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। अच्छा, अब यही सिनारियो हम इंडिया में एज्यूम करते हैं। हमारे यहाँ दो ही चीज हो सकती थी, अगर हम एप्पल ट्री के नीचे बैठे और अगर एप्पल गिरा तो इसमें दो ही चीज हो सकता है। हम सर आइजैक न्यूटन की तरह सोचे कि ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, और हमारे घर पे जाओ हमारे माता पिता से पूछे मम्मी ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा इधर देखो पता तो तू क्या चाहता है ये उड़े तो हमारे पेरेंट्स दे विल नॉट केयर, वो बेचारे बहुत भोले भाले होते हैं, वो कतई ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे और वो बोलेंगे इधर तुझे बता दो ये क्यों नीचे गिरा। या दूसरी चीज, हम ये एप्पल लेके अपने मित्रों के पास जाए और फिर हमको पूछे कि ये एप्पल नीचे कहाँ से गिरा, कौन से पेड़ से, और है फिर वो बताएंगे कि और एप्पल को कैसे नीचे गिरा। समझ में आ रहा है? बट हम इसके पीछे का कोई साइंटिफिक थॉट सोचेंगे नहीं। हम इंडियन बॉयज बच्चों की बात करें खासकर, अब बॉयज, हाँ क्या चीज, हाँ खा भी सकते हैं लेकिन हम एक ही नहीं खाएंगे ना फिर सुना हाँ। तो लेकिन लेकिन न्यूटन ने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। अब इसमें भी एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो अभी मैं क्या बोलता हूँ, सपोज एक ट्री है, यहाँ फोकस करिए और यहाँ पे एप्पल है, ठीक है। अब एप्पल अगर गिर रहा है, जब धरती पे गिर रहा है तो ये यहाँ भी तो गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी गिर सकता है, यहाँ भी कहीं भी गिर सकता है। लेकिन एक सवाल अभी भी एक अजीब सा सवाल है, सुनो सवाल क्या है, ये एप्पल हमेशा स्ट्रेट ही नीचे क्यों गिरता है? तो अच्छा देखो ये हमारे सपोज सब देखो जिनका खुद का वजन नहीं हो वजन चिल्ला रहे बस बहुत हो गया न्यासा सुच्ची, समझे कि नहीं? तुम दोनों का वजन मिला दूंगा तब भी एप्पल से कम होगा मालूम। देखो हाँ भी बोल रही बच्ची, ठीक है एप्पल ही है। ऐसा कौन से शेप का बलून होता है भाई? हाँ तो वो अभी गिरेगा ना बेटा, अभी इसको हमने पकड़ के रखा है। देखो क्या बना दूं, क्या बना दूं? अच्छा ऐसा है, ऐसा गिर रहा है, ठीक है। सुनो क्या हुआ, कमेंट्स नहीं बेटा, गंदी बात। मजा आ गया? अच्छा देखिए मेरा क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, देखो ये पूरा अर्थ है ना, तो ये अर्थ तो पूरा ही मैग्नेट है ना उनके हिसाब से, ग्रेविटेशन के हिसाब से, न्यूटन सर के हिसाब से ये पूरा अर्थ मैग्नेट, राइट। तो यहाँ से भी तो फोर्स लग रहा है, यहाँ से सब जगह से फोर्स। एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है सीधा? वाह, यहाँ से ज्यादा फोर्स लग रहा है। अच्छा हुआ बताओ क्या लॉजिक है? देखो टग ऑफ वार गेम खेलो, टग ऑफ वार, रस्सा खींच, हाँ टांग खींच लिया, वो हम इंडियंस बहुत आगे उसमें, हम लोग एक दूसरे की टांग बहुत अच्छे से खींचते हैं, कोई आगे बढ़ता है उसको खींचते हैं। समझो यहाँ पे कोई बॉक्स है उसको कोई खींच रहा है, यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हैं, यहाँ भी 100 न्यूटन फोर्स से खींचा, बताओ बॉक्स कहाँ जाएगा? एग्जैक्टली इधर से भी 100 न्यूटन फोर्स है, इधर से भी 100 न्यूटन फोर्स है, ये बॉक्स कहीं जाएगा ही नहीं, ये जगह पे रुका रहेगा। क्यों?
क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं। यही सेम लॉजिक यहाँ भी देखो बच्चों, देखो एप्पल को ना सब तरफ से फोर्स लग रहा है, लेकिन इस साइड एप्पल गिरना चाहता है तो इसको इस साइड वाला फोर्स क्या कर रहा है, समझ आ रहा है कुछ लॉजिक। यहाँ पे गिरना चाहता है तो उसको यहाँ का फोर्स कट कर रहा है, लेकिन एक ही फोर्स ऐसा है जिसको ऊपर कोई फोर्स नहीं कट करने के लिए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। देखो ना ये जो फोर्स लग रहा है एक्जैक्टली परपेंडिकुलर, उसको कोई फोर्स है ऊपर कट करने के लिए, इसलिए कोई भी चीज एकदम स्ट्रेट नीचे गिरती है। समझ में आया। गेटिंग। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, अगर सर कोई पेज को फेंको, कोई पंख देखो, बर्ड का पंख, तो सर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा ना, उसको न्यूटन का लॉ नहीं मालूम होगा बेचारे को, है कि नहीं। अच्छा एक पत्थर फेंकू तुम्हारे सर पे, उसको मालूम होगा लॉ ना, वो सीधा ही जाएगा बस। पंडित बराबर हाँ बोलते रहे। क्या बोल रहा है बेटा तू। आज हम लोग ना इस सेशन में ऐसे ऐसे चीजें पढ़ेंगे ना, तुम लोग बोलोगे छे ये क्या बकवास है। समझा। मतलब बहुत सारी हमारे रियलिस्टिक चीज जो हम लोग दुनिया में सोचते ना, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रूल्स अलग अलग है, पर देखते। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रेविटेशन। सर आइजैक न्यूटन करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका डिस्कवरी किया। उनके हिसाब से बेटा क्या था, अर्थ जो एक मैग्नेट है, अर्थ क्या एक तरह का मैग्नेट है, और वो मैग्नेट क्या कर रहा है, हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। सच बोलूं तो अर्थ ही नहीं, दुनिया में हर एक चीज अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींच रही है। हर एक चीज, जैसे ये वॉच है ना, वॉच और फैन के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मार्कर और डस्टर के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। समझे। हर एक ऑब्जेक्ट, साइंस के हिसाब से हम सब लोग क्या ऑब्जेक्ट है, सबके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन हम क्यों नहीं खींच पा रहे एक दूसरे को। समझोगे एग्जांपल। अच्छा ऐसा करेंगे, स्पाइडरमैन बनेंगे। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सपोज 10 न्यूटन, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका फोर्स है 1 करोड़ न्यूटन। मुझे तो अब ये दोनों एक दूसरे को खींच पाएंगे। अरे दोनों को ये अकेला खींचेगा। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है। तो हम सबके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अर्थ के कंपैरिजन में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम जीरो के बराबर, इसलिए हमको हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील ही नहीं होता। सब फोर्स कहाँ पे फील हो रहा है, अर्थ के पास। सो व्हाट इज ग्रेविटेशन, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब ये नहीं बच्चों की धरती जब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, जब धरती किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी। उसके लिए अलग से एक वर्ड क्या दिया है बच्चों, ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटेशन मतलब क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। तो अर्थ क्या है बच्चों, अर्थ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, अर्थ क्या एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, और ये एप्पल एक छोटा ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है। अर्थ एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और एप्पल एक छोटा ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर एप्पल बड़ा होगा तो क्या होगा, वो अर्थ को अट्रैक्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग। तो हर ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। किसने डिस्कवर किया था बच्चों इसका, सर आइजैक न्यूटन ने। किसने डिस्कवर किया था, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग। ऐसे बच्चों एक टॉपिक है फोर्स और सर्कुलर मोशन। डू यू नो व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन। घूमर गाना सुना है, घूमर। हाँ, अगर वो घूमर तुम्हारे साथ हो ना तो तुम्हारे दिमाग में होगा सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है व्हाट इज सर्कुलर मोशन, घूमर। नॉनसेंस। एग्जाम में आया व्हाट इज सर्कुलर मोशन, घूमर। व्हाट इज सर्कुलर मोशन, हाँ, इफ एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व इन अ सर्कल देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सर्कुलर मोशन। ये क्या है, वेरी गुड। वो क्या है, समझ में आया। देखो ना यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट, आई एम आस्किंग अबाउट द मोशन नॉट द फोर्स। हाँ कौन सा बेटा, ऑसिलेटरी मोशन भी होता है। ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, देखो जब कोई चीज ऐसे ऐसे घूमती है ना, टू एंड फ्रो मतलब टू फ्रो। वो टॉम एंड जेरी में था ना। अरे मैंने बता दिया अमीर लोगों की घड़ी। हाँ, है किसी के घर में, कोई है इतना बड़ा बम्बानी जिसके घर में ऐसी वाली पेंडुलम वाली घड़ी है। आपके घर में है बेटा ऐसी घड़ी, नहीं ना। मैंने तो मेरे खुद के घर में तो छोड़ो, मेरे किसी रिलेटिव दोस्त के घर में भी नहीं देखा। मैंने ऐसी घड़ी कहाँ देखी मालूम है, टॉम एंड जेरी में। सिर्फ टॉम एंड जेरी में। मतलब ऐसा नहीं कि हम पहले अमीर थे फिर गरीब, नहीं ऐसा। तो बच्चों वो जो टू एंड फ्रो होता है ना, जो टू एंड फ्रो मूवमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन बोलते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे सर्कुलेटरी मोशन की बात करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे अर्थ है, देखो अर्थ बताओ सर्कुलर मोशन कर रहा है कि रोटेशनल मोशन कर रहा है, क्या डिफरेंस है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में। वेरी गुड। जब कोई चीज एक ही जगह पे घूमती है तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन करना। क्या बोलते हैं, जैसे फैन एग्जैक्टली क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। फैन क्या कर रहा है, लेकिन उसके जो ब्लेड्स है वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है। देखो बीच का जो हिस्सा है वो जगह पे घूम रहा है, तो वो रोटेशन कर रहा है। वो भौरा घुमाते थे, देखो टॉप बोलते, टॉप। खेले कितने लोग भौरा खेले, तो भांडी खेला होगा ना। खेलना चाहिए, आप नहीं खेलो, मतलब इन तीनों को छोड़कर सब लोग खेले। हाँ हाँ, हम तो खोपड़ी पे नचा रहे दूसरों के अपने। ठीक है, आप भी खेलो बेटा, आपसे हिलता था। अरे हाँ, वो तो हल्का भी आता है सर। ठीक है सर,
ओके ओके ठीक है, वेरी गुड। मुझे ऐसे गर्ल्स से एक्सपेक्टेशन था वो भी खेले होंगे। नहीं बॉयज लोग खेलते हैं, इसमें बड़ा अलग अलग गेम होता है, जो हाथ देता है उसके भौरे को फोड़ देते हैं। इतना बड़ा पत्थर, हाँ हाँ, नहीं इतना बड़ा पत्थर लेके, हाँ क्या राहुल, पर फोड़ना बहुत मैंडेटरी है ना। अच्छा वो हाथ में ना आ जाए रस्सी से, तो हम लोग उसके कांटे को पूरा अंदर दबा देते थे या काट देते थे ऐसा, ताकि और एक बार घुमा के, बड़ा अलग अलग मजा आता था। ठीक, नेल पेंट क्यों? अच्छा वो इतना इतना बजट नहीं होता था बेटा हमारा। ठीक है चलिए, तो हम सबने वो टॉप घुमाया ना, सबने घुमाया, तो वो क्या करता है, रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन? कौन सा मोशन करता है? रोटेशनल करता है ना, वो जगह पे घूमता है ना, वो तो रोटेशनल मोशन करता है ना, जगह पे घूमता है ना बेटा वो। हाँ तो तुम आलसी वाला, अच्छा अच्छा ओके ओके, आलसी वाला, मुझे लगा आलसी वाला। ठीक है, सबको समझा ना सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? व्हेन ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व इन अ सर्कल, जब एक ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। अब जब कोई भी चीज सर्कुलर मोशन करती है ना बच्चों, उसके ऊपर दो तरह का फोर्सेस लगता है। उसके ऊपर कितने फोर्सेस लगते हैं? दो टाइप। अब ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूँ, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कई बार, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। और कौन सा एग्जाम होगा बेटा? बोर्ड एग्जाम ही होता है 10th में। देखिए बेटा, अभी समझो कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसके ऊपर ना दो तरह के फोर्सेस लगते हैं। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस व्हिच आर एक्टेड ऑन इट। सबसे पहले एक फोर्स ऐसा होता है जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, मतलब वो हमेशा अंदर आने की कोशिश करेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है हमेशा क्या करेगा? अंदर आने की कोशिश करेगा। और एक फोर्स ऐसा होता है जिसका डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। ध्यान दो, एक फोर्स ऐसा होगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड द, और दूसरा होगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा? अवे 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 मतलब दूर, फ्रॉम दी सेंटर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखो दोनों का अपना अपना नाम है। ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ होता है उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ऐसा फोर्स जो सेंटर से दूर होता है, बाहर जाने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी तुम लोग एक एग्जांपल देखो, मोटो जीपी रेस पता है आपको? मोटो जीपी रेस आज 7:30 बजे छुट्टी हो गया, दिखा आपका लेक्चर है, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला। ओके, इस मेरे बाद सुनो, तो मोटो जीपी रेस पता है बाइकर्स होते हैं, जुप जुप जुप, कितनी महंगी महंगी बाइक होती है, क्या ड्रेसिंग होता है, मस्त होता है ना। तो तुमने कभी नोटिस किया टर्न पे क्या करते हैं? टर्न पे, हाँ क्यों? स्टाइल मारने के लिए ना, मतलब उनके ऊपर करोड़ों रुपए लगा है, समझो समझो क्या लगा ही होता है, और वो ऐसे स्टाइल मारेंगे, सपोज हार गए, फिर मालिक बाहर इंतजार कर रहा हो, आओ बेटा आओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब करोड़ों रुपए लगा है तुम्हारे ऊपर, तुम स्टाइल मारोगे, तुम लोग पे कितना प्रेशर होगा ना। हाँ एग्जैक्टली, हाँ मैम, थैंक यू, खत्म, बैटरी भी खत्म। हाँ रिले रेस, रिले रेस, ऑल सेंट स्कूल। करेक्ट करेक्ट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से देखो। अभी कोई चीज सर्कुलर मोशन करिए तो तुम लोग ध्यान से देखो, जब बाइकर स्ट्रेट रोड पे जाते हैं ना, तब वो ऐसे ऐसे नहीं करते, वो ऐसे गाड़ी भगाते हैं, एक टायर पे भी भगा लेते हैं। वो कब ऐसे बैंड होते हैं? कब बैंड होते हैं? जब टर्न आता है। वेरी गुड। अभी देखो ये रोड है, सपोज ये ऐसा रोड है, और रोड पे यहाँ पे टर्न आया, तो जब तक बाइकर यहाँ पे ना वो फुल स्पीड में भगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे, तब वो क्या करता है? गाड़ी को पूरा बैंड करता है। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है क्या? ऐसी टाइम पास। हाँ हाँ, वो तो तब लिख नहीं रहा था, डिक्टेट करता, चल जाएगा। हाँ मुझे बताओ, कोई लॉजिक है कि बस स्टाइल मार रहा है? लॉजिक है, एग्जैक्टली। यहाँ पे ध्यान से देखो, इतने हिस्से में ना बच्चों एक इमेजिनरी सर्कल बना है, देखो ध्यान से, दिख रहा है देखो, ओरिजिनली पर एक इमेजिनरी सर्कल है, और उसको पता है कि जब सर्कल में हम घूमेंगे, वो बाइकर को इतना साइंस पता है कि जब हम सर्कल में घूमेंगे तो मेरे ऊपर दो फोर्स लगेगा। एक कौन सा होगा? टुवर्ड द सेंटर, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक कौन सा होगा? अवे फ्रॉम द सेंट्री, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब उसको डिसाइड करना है कि उसको अपने गाड़ी पे कौन सा फोर्स लगाना है, सेंट्रीपिटल लगाना है या सेंट्रीफ्यूगल लगाना है। मुझे बताओ कौन सा फोर्स लगाएंगे तो सेफ। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा तो क्या होगा? वो गाड़ी कम से कम 400-500 किलो की होती होगी आराम से, इतनी हैवी गाड़ी है ना, और वो आदमी भी 50-60-100 किलो का होगा। मतलब 500-600 किलो की चीज अगर आपने नोटिस किया होगा, जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, कागज के जैसे उड़ जाती है बाइक, देखा आपने? कागज के जैसा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मतलब कितना पावरफुल होता है वो फोर्स। गेटिंग? और वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है कितना पावरफुल होगा, बता? नहीं, कोई बोला वेरी गुड, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। हम जाएंगे और डिटेल में इसमें, वो जो फोर्स कितना लगेगा किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीड के ऊपर। तो उसको पता है कि अगर वो थोड़ा सा भी बाहर की तरफ झुका तो कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? फ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा? वो बाहर फेंका जाएगा, और वो रेस हार भी जाएगा और उसकी जान भी जा सकती है, राइट? तो वो क्या करता है? स्मार्टनेस क्या करता है? वो अपने गाड़ी को अंदर की तरफ बेंड करता है, ताकि कौन सा फोर्स लगे? सेंट्रीपिटल फोर्स लगे, और गाड़ी सेफली बाहर आ जाए सर्कल से। और जैसे ही बाहर आती फिर सीधा कर लेते हैं। देखिए उन लोग कितने जीनियस होते हैं, उन लोग कितना दिमाग लगाते हैं। और ये चीज हम भी करते थे, आप भी करते होंगे, जब हम साइकिलिंग करते हैं बचपन में, तो हम भी तो
करते हैं ना, छिला विला जाते हैं, पैंट वैंट फटा तो घर पे बताते हैं, वरना बताते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं ना। फिर से वही बात है, मतलब साइकिल लेके गया उसके लिए मार अलग से पड़ेगी, गिर गया उसके लिए मार अलग से पड़ेगी। हमारा ऐसे, हाँ विदेश में ऐसे होता है ना, विदेश में बच्चा घूम हो जाता है ना, अमेरिका वगैरह, तो जब बच्चा मिल जाता है तो माँ बाप बोलते हैं माय बेबी माय सोना वेयर यू, आई वाज वंडरिंग अबाउट यू, आई वाज वरीड अबाउट यू। हमारे यहाँ बच्चा घूम हो गया तो उसको दुख इस बात का कि मैं मिल ना जाऊं बस क्योंकि अगर वो मिल गया ना तो मैं बाबू सोना बाद में पहले बार नदियारा सुखा गया था, तब से तुझे पार्ट पार्ट पढ़ा रहे यार। वो बच्चा बोलता है क्यों मिला इनको, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मतलब हमारे पेरेंट्स हमको ज्यादा प्यार करते हैं, बस तरीका थोड़ा भयानक वाला, ठीक है। तो समझे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसका डेफिनेशन देखो, हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन अ ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर मोशन, ध्यान से सुन, व्हेन अ ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर मोशन, द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड toward the center is called as centripetal force. फिर से देखो, when objects revolve in a circular motion, the force which is directed मतलब उसका डायरेक्शन, which is directed away from the center is called as, कुछ समझ में आ रहा है? पक्का 100% समझा? तो कैसे बोलेंगे, when object revolves in a circular motion, the force which is directed toward the center of the circle is called centripetal force. और इसके लिए क्या बोलेंगे, when an object performs a circular motion, the force which is directed away from the center is called centrifugal force. सिंपल। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का तो फायदा समझा हमको, किसी चीज को सर्कल में बना रहना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या फायदा है? किसी के पास रुमाल है, किसी के पास, बताओ जल्दी में बता दो। देखो बाबू वाला रुमाल नहीं चाहिए बेटा, बड़ा वाला चाहिए। तुम लोगों लड़की लोग का इतना सा रुमाल रहता है, इतना सा घड़ी रहता है सच में बोल रहा है अभी अपने घड़ी का डायल देखो कैसा बड़ा है ना, मेरी मम्मा के पास एक घड़ी इतना सा डायल हो अरे कैसे देखेंगे उसमें टाइम यार, क्या मतलब है वो घड़ी का। हाँ देखो ओम के पास रुमाल है, इसको रुमाल बोलते हैं, समझा? वो तुम लोग इतना सा लाते हो, हम लोग मोड़ते तो हमारा ओके यूज करना। देखो बच्चों, अभी इसमें से पानी छूता हुआ दिख रहा है आप लोग को, अभी एक मैजिक करते हैं और ये पानी सूख जाएगा, ठीक है? रेडी आप लोग, 1 2 3 शक्ति 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 मजा आया? आपको बताते हैं मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, ये पाट का पानी था नहीं, ये मैंने बकेट से अच्छा बेटा आता हूँ गोलू बोलेगा अपने से। अच्छा देखो सच में बोल रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ, राइट? मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, देखो यहाँ पे पानी के ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, हाँ बोलना यार फिर से अरे नहीं दिख रहे सच में, देखो ना यहाँ से देखो, दिख तो रहा है क्लियर, दिख रहे हैं वहां तक आया। अच्छा देखो अभी देखो, वो उसमें इतना पानी लगे छू रहा था, हाँ देखो अभी देखो निचोड़ने के बाद भी पानी नहीं निकल रहा है, समझ में आ रहा है? पहले कैसा था कि पानी अपने आप छू रहा था और अभी हम इसको निचोड़े तब भी पानी नहीं निकल रहा है, क्यों? कहाँ गया पानी? सर गर्मी बहुत है ना, एवोपरेट हो गया तो देखो ध्यान से, जैसे मैंने रुमाल को सर्कुलर मोशन में घुमाया तो इस पे दो फोर्सेस लगे, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चाहता था कि ये रुमाल हाथ से बाहर चले जाए, बाहर की तरफ, लेकिन ये बाहर जा पा रहा था क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने इसको होल्ड किया था, लेकिन इसमें से एक चीज ऐसी थी जिसको मैंने होल्ड नहीं किया था, इसलिए वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो गए, बाहर निकल गए। और यही छोटे से साइंस की मदद से बड़े बड़े वॉशिंग मशीन काम करते हैं। मतलब तुमको पता है वॉशिंग मशीन में दो पार्ट होता है, एक वॉशर और एक ड्रायर, जो कपड़े को धोता है और एक कपड़े को सुखाता है। तो जब मैं छोटा था, नहीं मैं छोटा भी था सच में, तो मुझे ऐसा क्या लगता था पता है कि ड्रायर में ना शायद हीटर वगैरह होता है ना? मतलब हम लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं जब हम छोटे होते हैं। हाँ मतलब मैं ऐसा सोचता था कि वो मशीन के अंदर कुछ हीटर जैसा है, उसको चालू करेंगे वो गर्म होगा और तंदूरी चिकन बनेगा अंदर मतलब कपड़े गर्म होकर सूख जाएंगे, ऐसा मुझे लगता था। तुमने ऐसा कुछ सोचा है? नहीं सर, हम लोग फालतू चीजें नहीं सोचते, खाओ पियो मस्त रहो। हाँ अपन ने देखा नहीं था, मैंने भी नहीं देखा था। हमारे घर में एक बिल्डिंग में एक ही था, देवकर करके एक फैमिली थी, उनके घर में था, तो कभी कुछ अर्जेंट होता तो उनके हम कपड़े सुखा लेते, 15-26 जन को होता है ना साफ कपड़े पहन के जाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अंदर क्या होता है, हीटर होता है, मतलब समझे, टेम्परेचर बढ़ता कपड़े सूखते। अब तुम सोचते हो कितनी वाहियात सोचती सर, लेकिन मैं तुमको देख के सोचो कि अच्छी सोचती मेरी, तुम तो सोच ही नहीं रहे हो, समझ में रहे? तो बच्चों देखो यहाँ पे बोर्ड पे भी पानी है, देखो समझे, बोर्ड पे भी पानी। तो ये सब पानी कहाँ से है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो यही छोटा सा लॉजिक काम करता है वॉशिंग मशीन में। अब यहाँ पे देखो, वॉशिंग मशीन में एक ऐसा कंटेनर होता है बच्चों, और उसमें ऐसे छोटे छोटे होल्स होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? गेटिंग? पक्का समझा? अब होता क्या है, उनको एक ही चीज करना है, इस कंटेनर को एकदम फुल स्पीड में घुमाना है। समझ में आ रहा है? जैसे इसको हम लोग फुल स्पीड में घुमाएंगे क्या होगा,
इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो चीजों को बाहर फेंकना चाहेगा। लेकिन कपड़े इतने छोटे छोटे होल में से बाहर आ सकते हैं क्या? तो उसमें से क्या बाहर आएगा? समझ में आया? और ऐसे हमारे कपड़े सूख जाते हैं। जितना ज्यादा स्पीड में सूखेगा उतना ज्यादा पानी बाहर आएगा। समझ में आया? तो आपको कहीं बाहर अर्जेंट में जाना है, एकदम सस्ता और टिकाऊ उपाय आप लोग को बता रहा हूं। कपड़ा धो, हाथ में पकड़ो, बनो शक्तिमान। समझा? शक्तिमान बनो, उसको सुखाओ लेकिन खुद गीले हो जाओ। तो गर्मी बहुत है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो तो सूख जाएगा, हम गीले हो जाएंगे। हाँ नहीं, घर वाले तो खुश हो जाएंगे वो सूख गया, बस वो फटे ना, क्योंकि अगर वो फट गया तो आप तो इंडियन फैमिली में समझ रहे हो ना, तो माँ बाप आपको फाड़ देंगे। अच्छा, हमारे मम्मी लोग इतना प्यार करते पहले कूटते और फिर खुद ही रोते, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरा बच्चा रो रहा है, बच्चा पड़ा है। नहीं, लेकिन हमको पता है हमारे माँ बाप हमसे बहुत प्यार करते हैं। समझ में आया? ये समझा वॉशिंग मशीन कैसे काम करता है? 100% सबके समझ में, सबको समझा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? गेटिंग? व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? व्हेन अ ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, द फोर्स which is directed toward the center is called as, and when an object perform circular motion, the force which is directed away from the center is called centrifugal force। और दोनों का अपना फायदा है, आप दोनों का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे ना इसमें डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन। अभी ये ऑब्जेक्ट घूमते घूमते समझो यहाँ पे आया, तो इसका डायरेक्शन कहाँ पे मुझे निकालना है? ये ऑब्जेक्ट है घूमते घूमते यहाँ पे है, तो इसका डायरेक्शन मुझे निकालना है, डायरेक्शन कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है। तो कैसे निकालोगे? इसका भी एक गेम बताता हूं, तुमने खेला होगा, ये बहुत ही खतरनाक गेम था, टॉप लेवल रिस्की गेम था, ये वाला गेम जो हम लोग खेलते थे। अब तो मैं सोचता हूँ कैसे हम खेल लेते थे। अच्छा वो हम लोग थोड़ा जल्दी पैदा हुए, क्योंकि आप लोग को मैंने ऐसे गेम्स खेलते नहीं देखे, और पॉपुलेशन भी ज्यादा, तो घर बहुत बन गया, तो जगह नहीं खेलने की। अब बताता हूँ क्या गेम होता है। प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक की कैरी बैग, उसको फाड़ फाड़ के पतंग की पूंछ कैसे बनाते वैसा बनाते थे, और आगे बांधते थे पत्थर, हाँ आंखें बांधते थे पत्थर, और फिर जो घुमाना शुरू करते थे ना, तो जो घुमा रहा है वो ठीक है, बाकी सब ऐसा बनते। समझ रहे मतलब? तो इसमें हाँ, इसमें गेम का रूल क्या होता था, जिसका सबसे ऊपर जाएगा वो जीतेगा। समझ में आता है? बस वो ऊपर छोड़ के सब जगह जा रहे हैं, समझ रहे? मतलब जब हम छोड़ रहे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, बस वो ऊपर ही नहीं जा रहे। तो रूल क्या है? जिसका ऊपर जाएगा वो जीतेगा। तो मुझे तो ऊपर जाने के लिए क्या रूल है, क्या करना पड़ेगा? रिलीज पॉइंट। वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिलीज पॉइंट। जैसे अभी मैं घुमा रहा हूँ और मैंने यहाँ छोड़ा तो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। मैं ऐसे से घुमा रहा हूँ, मैंने यहाँ छोड़ा तो कहाँ जाएगा? वो किधर जाएगा पता नहीं, मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि वहां घर है ना लोगों के। सर ये बहुत रिस्की गेम था, बहुत मतलब बहुत। फिर भी हम लोग खेलते थे, पता नहीं कैसे। अब तो कोई बोले, मैं बोलूँ ना भाई ना। तो इसका सबसे अच्छा पॉइंट क्या है? ये देखो, अभी ऐसे घूम रहा है ना, तो अगर मुझे इसको स्ट्रेट ऊपर छोड़ना है तो मैं आपको 4 पोजीशन दे रहा हूँ, A B C D E। सर ये 4 है जी। बताओ किस पॉइंट पे छोड़ोगे एकदम स्ट्रेट ऊपर जाने के लिए? डी पे। अच्छा देखो, डी पे छोड़ूंगा तो पता है कहाँ जाएगा? देखो यहाँ जाएगा। ई पे छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा? देखो यहाँ जाएगा। एफ पे कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। बी? कौन बुड़बक बी बोल रहा है? हे बी पे छोड़ेगा बेटा, यहाँ जाएगा। यहाँ एक काम कर, तू ऐसे घुमा तो ऐसे मार ले यार तुम यार। हाँ तभी तो बोल रहे, तो यहाँ छोड़ेगा तो यहाँ जाएगा ना, ई पे ना। देखो ना, ऐसे घूम रहा है ना बेटा, ऐसे घूम रहा है ना, तो जब ई पे छोड़ूंगा तब ऊपर जाएगा ना सीधा। तो बेटा यही है डायरेक्शन। देखो हर गेम आपने जो बचपन में खेले सब में साइंस। अभी देखो यहाँ पे साइंस है, कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और आपको अगर उसका डायरेक्शन निकालना है, तो जिस पॉइंट पे आपको उसका डायरेक्शन निकालना है वहां से क्या बना, बताओ ये क्या है? सर्कल का। क्या बात है, अगला वे आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। वेरी गुड। देखो ये क्या है, ध्यान से देखो, क्या है? टेंजेंट। अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ से मैं क्या ड्रॉ करूंगा? टेंजेंट। अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ से क्या ड्रॉ करूंगा? कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है, कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है, टेंजेंट। यू नो व्हाट इज टेंजेंट? मैं तेरा नाम नहीं ले रहा हूँ, डोंट वरी, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा देखो ये सर्कल है, तो सर्कल को जो लाइन बाहर से टच कर वो थोड़ा इधर उधर हो गया। ऐसे पड़ोसी तो दुश्मन पालो। ठीक है चलो। देखो तो व्हाट इज टेंजेंट बेटा? टेंजेंट मतलब क्या होता है? अभी मैं रिस्क नहीं लूंगा ना, आई हैव एन आइडिया। टुडुंग टुडुंग। ठीक है। सो व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग टू अ सर्कल एट वन पॉइंट फ्रॉम एक्सटर्नल। सॉरी, टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग टू द सर्कल एट वन पॉइंट एक्सटर्नल। मतलब टेंजेंट क्या होता है? सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है, कहां से? बाहर से। देखो ये टेंजेंट है क्या? ये टच नहीं कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट करना, कट कर रहा है। ये टेंजेंट है क्या? क्योंकि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये टेंजेंट है क्या? ये टच ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखो ये टेंजेंट है, समझ में आया? दिस इज टेंजेंट। ये क्यों टेंजेंट है? ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, तो ऐसी लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। नाउ सी दिस इज टेंजेंट, सी दिस इज टेंजेंट। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही है और आपको उसका डायरेक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना है? उस पॉइंट से क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट। मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना है, तो मैं यहाँ से क्या ड्रॉ करूंगा? डज इट लुक लाइक अ टेंजेंट? अब ठीक है, यहाँ से डायरेक्शन निकालना है तो यहाँ पे टेंजेंट।
समझ में आया सबके 100% पक्का। सो हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। आप उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाए और आपको क्या मिल जाएगा, उसका डायरेक्शन। समझ में आया। अभी देखो तुम लोग को समझाता हूँ कि अच्छे शिक्षक का और अच्छे संगत का क्या असर होता है। देखो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ तुम लोग को, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड है। एक मिनट पॉज कर दो बेटा, पानी पी लो। चल पूछो, देखो बताओ ये क्या है। एक ही आंसर चाहिए पूरी क्लास से, बताओ क्या है। सब लोग श्योर है? अच्छा ठीक है, चलो कितने लोग को बी लग रहा है, रेज हैंड। बी कितने लोग को लगता है बी? ऐसा अकेले अकेले पूछता ना, कोई जवाब ही नहीं देता, भीड़ में सब चिल्लाते हैं। अच्छा 13 कितने लोग को लगता है 13? अच्छा जो किसी में हाथ नहीं उठाया तुमको जेड लग रहा है बेटा? अच्छा तो सबको 13 लग रहा है ना, ओके ठीक है। अब देखो, अब बताओ ये क्या है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, बी है। अभी तो बी है ना, ए बी सी गेटिंग। हाँ लेकिन अगर आप इसको कोई किसी को प्रेडिक्ट करने को बोलेंगे तो हम लोग को क्या बोलेगा कि दिस इज एबीसी। तो बच्चों ये हम है, हमारे जीवन में ये कौन है, ये हम। और हमारा डेफिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कुछ समझ में आ रहा है? व्हाट आई एम सेइंग, मतलब अगर हम बहुत अच्छे लेकिन हम बुरे लोगों के बीच में, तो देखो हम उनके जैसे ही काउंट होंगे। मतलब मैं अच्छा हूँ लेकिन मैं ए और सी के साथ हूँ तो मैं बी हूँ, लेकिन अगर मैं जैसे मैं बोला हमारे आसपास के लोगों के साथ हम डिफाइंड होंगे। ये बाबू तुरंत आंसू आ चुके, मेरे आजू बाजू IAS IPS बैठे हैं ना, अरे यार हद होता है। और देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये बन गया 13, मतलब हम वैसे ही है लेकिन हमारा कैरेक्टर किसके ऊपर डिफाइंड हो रहा है, हम किसके साथ है। समझ में आ रहा है? हाँ तो आपको हमेशा आपकी संगत कैसे रखनी है, अच्छी रखनी है। इसका एक रीजन बताता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है केपलर। देखो अगर आप किसी राजा के यहाँ पे हो तो आपको वहां से धन मिलेगा, आप किसी पंडित के वहां पे हो तो आपको वहां से ज्ञान मिलेगा, आप किसी क्षत्रिय के यहाँ पे हो मतलब जो योद्धा होते हैं तो आपको वहां से टेक्निक मिलेगा फाइट करने का, आप किसी टीचर के पास हो तो वहां से आपको नॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी चोर के साथ हो तो समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अपना गुरु और अपना मित्र बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करिए। इसका एक जीता जाता एग्जांपल था केपलर। केपलर करके एक स्टूडेंट था बच्चा, जो क्या था, एक प्रोफेसर के अंडर वो पढ़ाई कर रहे थे। जैसे अगर आपको PhD करना है, समझा, PhD मतलब आपके नाम के आगे डॉक्टरेट लगता है, तो आपको PhD करना होता है तो आपको किसी गाइड को ढूंढना होता है, डाइजेस्ट वाला गाइड नहीं, एक इंसान जिसने ऑलरेडी PhD किया हुआ है, उसको 7-8 साल का एक्सपीरियंस है उसमें, तो उनको वो गाइड बन जाते। गाइड मतलब उनके नीचे बच्चे PhD कर सकते। तो केपलर एक प्रोफेसर के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे थे, समझा, लेकिन कुछ कारणवश उस प्रोफेसर की क्या हो गई बच्चों, डेथ हो गई। अब देखो केपलर किसके अंडर में था, एक प्रोफेसर के अंडर था, तो प्रोफेसर के पास क्या होगा, बहुत सारा नोट्स होगा, बहुत सारा रिसर्च पेपर होगा, राइट। तो वो रिसर्च पेपर किसको मिल गया, केपलर। अगर वही केपलर किसी राजा के अंडर होता, राजा मर जाता तो राज घराना केपलर को मिल जाता, लेकिन केपलर बहुत समझदार था, उसने प्रोफेसर चुना। अब वो प्रोफेसर का पूरा रिसर्च किसको मिला, केपलर को। लेकिन आप और हम उनकी जगह होते तो हम परेशान हो जाते कि अब मुझे कौन सिखाएगा, मैं किससे सीखूं। लेकिन केपलर देखो और अच्छे से निकल गया। जैसे केपलर को सब रिसर्च मिला, केपलर ने दुनिया को 3 बहुत इंपॉर्टेंट नियम दिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप लिख के ले लो, ये आता है एग्जाम में 3 to 4 मार्क्स का। और सबसे अच्छी बात बोलो, ये 11th में भी है, सेम टू सेम टॉपिक, सेम लेसन भी है, सेम टॉपिक भी है। तो टॉपिक का नाम क्या है, 3 लॉज ऑफ केपलर। केपलर के 3 लॉज हमको पढ़ने। मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ कि दुनिया को 3 खतरनाक चीजें केपलर ने बताई जो इसके पहले किसी को भी मालूम नहीं थी। 3 लॉज ऑफ केपलर। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, केपलर एक इंसान था जिसको क्या हुआ बेटा, पूरा रिसर्च पेपर मिला उनके प्रोफेसर का, उनके डेथ के बाद। अब देखो कितना मस्त है। और पता है क्या तुमको, इसके पहले ना कोई बहुत बड़े मशीन अवेलेबल नहीं थे, सब नेकेड आइज, यानी कि अपने आंखों से ऑब्जर्व करके उन्होंने ये सब चीजें बताई है दुनिया को। समझ में आ रहा है? आप कर सकते हो क्या? जैसे पहला लॉ मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आप इस लॉ को प्रूफ कर सकते हो, आप इस लॉ को प्रूफ कर सकते हो। पहला लॉ क्या बोलता है, पहले तो मुझे बताओ ये क्या है, ये क्या है? आप ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल, ये भी उसका सेंटर है। लेकिन 2 सर्कल को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, देखो ध्यान से, तो एक शेप बनता है। अब ये मैं मिटा दे रहा हूं, ये एक शेप बना है। और पता है इस शेप को क्या बोलते हैं, इलिप्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इलिप्स। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे एक शेप बना है, एक्चुअल में ये शेप ऐसा होना चाहिए था, प्रॉपर। समझ में आ रहा है? अंडे जैसा शेप है, ठीक है। और इसमें ना 2 सेंटर होता है। क्यों? 2 सर्कल से मिलके बना है। देखो इलिप्स जो है 2 सेंटर से मिलके बना है। एक सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? और एक से ज्यादा फोकस है इसलिए इसको बोलते हैं फोकाई। क्या बोलते हैं बेटा? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? सर्कल में क्या बोलते हैं, सेंटर। इलिप्स में क्या बोलते हैं, फोकस। और एक से ज्यादा फोकस है इसलिए क्या बोलते हैं, ये शेप थोड़ा सही नहीं बना है पर समझ रहे हो ना शेप। तो देखो जो केपलर ने पहला रूल दुनिया को बताया ना, वो क्या बोला, एकदम ध्यान से सुना। हम सब क्या सोचते थे, ये हमारा सूरज है और सूरज के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट है। यही पढ़ा है अभी तक आपने, यही पढ़ा है ना ज्योग्राफी में कि सूरज है, सूरज के अराउंड क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है, जिसके ऊपर क्या हो रहा है, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं।
हमारा प्लैनेट कौन से ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है? वेरी गुड, थर्ड ऑर्बिट पे। लेकिन उसका शेप कैसा है? सर्कुलर है ना, हमने तो यही पढ़ा है ना अभी तक। तो केपलर वो पहला इंसान था बच्चों जिसने दुनिया को बताया कि द ऑर्बिट, ध्यान से सुनना, द ऑर्बिट ऑन विच द प्लैनेट रिवॉल्व, ध्यान से सुनना, ये आपको बोलना है मेरे बाद, हाँ मैं भी पूछूंगा ओरल में। द ऑर्बिट ऑन विच द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड द सन, मतलब इसके ऊपर मेरा प्लैनेट घूम रहा है, देखो समझ में आ रहा है? द ऑर्बिट ऑन विच द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इज इलिप्स, इज इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकस। जैसे सेंटर होता तो सन यही होता 100%, लेकिन वो क्या बोल रहा है, सन यहां भी हो सकता है या सन यहां भी हो सकता है। समझा? डेफिनेशन समझा? पहला लॉ क्या बोलता है? द ऑर्बिट, ध्यान से सुनो, द ऑर्बिट ऑन विच द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, अराउंड द सन इज इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई, मतलब सन कहां पे होगा? किसी एक फोकाई पे। गेटिंग? समझ में आया? अब मुझे बताओ अगर तुम केपलर के जगह होते तो सिर्फ देखकर ये चीज कैसे बताते कि जो ऑर्बिट जिस पे सन घूम रहा है वो सर्कुलर नहीं है, इलिप्स है। क्वेश्चन समझा मेरा? क्या हम देख के बता सकते हैं कि जिस पे प्लैनेट घूमता है वो सन नहीं इलिप्स है? हाँ, वो सन नहीं है, वो इलिप्स है, शेप जिस पे प्लैनेट घूमते हैं। हाँ, मतलब अभी तक हम क्या सोचते थे कि ये सर्कुलर ऑर्बिट है ना, लेकिन केपलर ने क्या बोला कि जो ऑर्बिट जिस पे प्लैनेट घूमता है वो सर्कुलर नहीं, वो कैसा है? इलिप्स है। तो तुम होते केपलर की जगह तो कैसे प्रूव करते? मैं टेक्निक बताऊंगा तो बोलोगे हाँ यार ये तो इजी है। बताओ टेक्निक है। अब ध्यान से सुनो, समझो हम यहाँ पे खड़े, एकदम ध्यान से देखना, समझो हम लोग यहाँ पे खड़े, ठीक है? अब एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे आसपास घूम रहा है। अच्छा, जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो वो आपको बड़ा दिखेगा कि छोटा दिखेगा? कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? और जब वो यहाँ से घूमते 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 यहाँ चले जाएगा तब कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? लेकिन अगर वो सर्कुलर शेप में घूमता तब क्या होता? करेक्ट, समझ में आ रहा है? तब वो क्या करता? थ्रू आउट द ईयर एक ही साइज का दिखता, छोटा बड़ा होता क्या? कोई चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? गेटिंग? 30 यार्ड सर्कल में जब बैट्समैन बैटिंग करता है तो देखो ये मिड ऑफ और ये जो ऑफ साइड और ऑफ कटर में स्लिप पे जो प्लेयर्स खड़े होते हैं वो सब बड़े दिखते हैं, लेकिन जो मिड ऑन या मिड ऑफ पे रहता है बाउंड्री लाइन पे वो कैसे दिखते हैं? छोटे छोटे दिखते हैं। अच्छा, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन में जो रहता है प्लेयर वो कैसे दिखते हैं? छोटे छोटे दिखते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या रहा हूँ? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन लोग क्या है? दूर है। एक एग्जांपल ले लो, देखो हम लोग यहाँ खड़े, कोई चीज है इतनी बड़ी हमारे पास, तो देखो हमको कितनी बड़ी दिख रही है, एंगल देखो, और यही चीज को इधर ले जाए, देखो देखो कितनी छोटी दिख रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल? जैसे हम लोग ट्रेन में रहते तो हम पहाड़ को ऐसे नापते, फिर वो पहाड़ बोलते जरा नजदीक आना। समझ आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? समझा कुछ लॉजिक? तो मतलब उन्होंने कैसे नोटिस किया होगा? हो सकता है कि उनको प्लैनेट्स 2 बार काफी बड़े दिखाई दे रहे होंगे और 2 बार साल में छोटे दिखाई दे रहे होंगे, तो वो एज्यूम कर सकते हैं कि 2 बार बड़े दिख रहे मतलब वो मेरे पास, और 2 बार छोटे दिख रहे मतलब वो मेरे से दूर है। एक अंदाजा बता रहा है, ऐसा कुछ दिया नहीं हमारे बुक में, पर एक आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि कैसे डिसाइड किया जा सकता है। शायद ऐसे यही कुछ कारण है कि ठंडी गर्मी भी होती है। ऐसा हो सकता है जब सन हमारे क्लोज आ रहा हो तो हमें गर्मी लग रही हो, जब सर हम ऐसा जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक टेक्निक समझा रहा हूँ याद रखने के लिए, और सर हमसे दूर जा रहा हो तो हमें ठंडी लग रही हो। गेटिंग? लॉजिक समझ आ रहा है क्या? सीजन का मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ हमारे बुक में दिया है क्या? नहीं, पर जैसे केपलर ने एज्यूम करके चीजें दुनिया को बताया, ऐसे हम भी चीजों को एज्यूम करें। लेकिन कितना लॉजिकल लगता है ना ये चीज? समझ में आ रहा है कितना लॉजिकल लगता है? अगर कोई चीज नजदीक 2 बार दिख रही है मतलब भाई वो बड़ी है, मतलब वो नजदीक है, और वही चीज अचानक छोटी दिख रही है साल में 2 बार मतलब वो दूर है। तो ऐसा कौन सा शेप है जिसमें 2 बार नजदीक 2 बार दूर हो रहे हैं? इलिप्स। अगर सर्कल होता और सर्कल पे कोई चीज घूमती तो पूरे साल हमको सेम साइज का दिखाई दे। चलो पहला रूल सबको याद हो गया? देखो आपके बुक में क्या दिया पहला रूल, बहुत इजी था ना? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। ये तो और छोटा दिया है, देखो यहाँ पे द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्स, बोलो मैं सर, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज विद सन एट वन ऑफ द, विद सन एट वन ऑफ द, विद सन एट वन ऑफ द। सिंपल, समझ में आ रहा है बेटा? पक्का समझा? 100%। पहला रूल याद हो गया सबको? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द। लर्न होना चाहिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है केपलर्स 3 लॉ करके। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज विद सन एट वन ऑफ द फोकाई, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्स। समझ में आया? समझ में आया तो लर्न करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? चलो सेकंड लॉ देखे फटाक से, पक्का 100%। चलो यहाँ देखो, ये सेकंड लॉ भी मैं तुमको ऐसे समझा दूं। देखो बच्चों, हम लोग कभी जब ट्रैवल करते हैं बाइक पे, ट्रेन में, बस पे, किसी भी चीज से, तो तुमने कभी नोटिस किया रोड को देखो रप 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 जाता है? नोटिस किया है कभी? रोड को देखो तो ऐसा लगता है बाप रे बाप क्या रप रप जा रहा है,
वही ऊपर चांद को देखो तो अले मामा जी हमारे साथ चल रहे हैं देखा कभी नोटिस किया? चांद को देखो ऐसा लगता है हिल ही नहीं रहा। या पहाड़ को देखो, दूर किसी पहाड़ को, या दूर कोई पेड़ हो, खेत हो, तो ऐसा लगता है बस खड़े हो लोग। ऐसा क्यों होता है? डिस्टेंस की वजह से। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, पंडित का मुझे बहुत मजा आता है, उसको चीजें समझे या ना समझे वो नोट जरूर बताना। वो सही बात है, क्या समझा वो नहीं होना पर मजा अच्छी बात है पंडित, लेकिन कोशिश करो कि चीजें समझ में भी आए आपको, ठीक है? अब देखो ये सन है। अच्छा मुझे बताओ, सन के अराउंड एक चक्कर मारने को कितना टाइम लगता है अर्थ को? 24 आवर्स। शाबाश, 28 आवर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। सन को एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, सन को बोलो, अर्थ को सन के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए लगता है 365 डेज, 24 आवर्स। रॉकेट स्पीड से चल, वो तो फिर भी ठीक था, 28 आवर्स कोई बोल रहे। अच्छा अच्छा, इन लोग अगर नहीं होते ना तो बच्चे इतने स्मार्ट है, खुद बोल के मेरे पे सर आप ही तो बोले, भूल गए क्या? ठीक है चलो। अच्छा वो जो 24 आवर्स आप बोल रहे हो ना, तुमको पता ना सन अर्थ जो है वो सन के अराउंड के साथ साथ खुद के अराउंड भी घूमता है। मतलब सन ऐसे नहीं घूमता है सन के अर्थ के अराउंड, सॉरी अर्थ ऐसे नहीं घूमता है सर के अराउंड, वो ऐसे ऐसे घूमता है सन के अराउंड। समझ में आ रहा है? मतलब रिंगा 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 रोजेस ऐसे करते करते घूमता है, कितना चक्कर आता होगा ना उसको। तो अर्थ को खुद के अराउंड घूमने में 24 घंटा लगता है और सन के अराउंड घूमने में 365 बोले, 365 बोले, दोनों बोले, 365 डेज। अच्छा अब ध्यान से देखो, कुछ समझो। यहाँ पे देखो, मेरा प्लैनेट पहले यहाँ पे था, 50 डेज के बाद वो यहाँ पे आ गया, ठीक है? देखो उसने इतना एरिया कवर किया, ठीक है? जेम्स बेटा जिंदा रहना, यस ओके, टेंशन मत, तुझे नहीं घूमना है, अर्थ को घूमना है। और फिर वो एक दिन प्लैनेट यहाँ पे था और 50 दिन बाद ना बेटा प्लैनेट यहाँ पे गया। सर ये क्या बकवास है? तो उसने इतना एरिया कवर किया। सर ये तो गलत है ना, लेकिन यहाँ पे 50 दिन में इतना घूम गया और यहाँ पे 50 दिन में इतना ही घूमा। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? ये नजदीक था तो ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी घूमा, और ये दूर था ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा घूमा। और यही सेकंड लॉ है बच्चों, अब ध्यान से देखना। ये क्या है बताओ, ये क्या है? लाइन। किसको किसको ज्वाइन कर रहा है? प्लैनेट और सन। अभी तुम लोग को क्रिकेट में एक शॉट होता है मालूम है? ये वेरी गुड, स्वाइप शॉट बोलते, देखो स्विप शॉट बोलते हैं। मेरा क्रिकेट धीरे धीरे बहुत वीक होते जा रहा है, लगता है आईपीएल देखना पड़ेगा। ओके, मिड ऑन मिड ऑफ ये सब बड़ा नॉलेज है। इंडिया बांग्लादेश चालू है ना कुछ तो, टेस्ट मैच चालू है। एक ही मैच का था क्या? एक ही मैच का सीरीज था, तो एक ही मैच का सीरीज था क्या? मतलब एक ही टेस्ट मैच था। चल मैं कुछ ज्यादा ही पीछे होते जा रहा हूँ क्रिकेट। हाँ ठीक है, ओडिया देखता हूँ बस, खुश बेटा। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके यहाँ जाओ। तो ये स्वीप शॉट देखा आपने? स्वीप शॉट, स्वीप क्यों बोलते हैं इसको? झाड़ू शॉट, जैसे झाड़ू मारते हैं ना। नहीं लड़की क्या जिसको मिले, नहीं नहीं जो मिले वही, मतलब जो मिले वो खेलो, ऐसा लड़का लड़की। सुनो यहाँ पे, ए गर्ल्स ने भी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता ना, तो क्या लड़का क्या लड़की? प्लास्टिक बैट से खेलेंगे उसमें क्या है कि नहीं? ऐसा लग खेलेंगे हम लोग, ठीक है? चलो यहाँ जाओ, ठीक है? सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग झाड़ू ऐसे ऐसे मारते हैं ना, तो वही शॉट उसी के ऊपर नाम पड़ा है स्वीप शॉट। स्वीप मतलब क्या होता है? ऐसे घसीटना। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। अब ये देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो स्वीप हो रहा है ना। अब यही हमारा सेकंड लॉ, अगर ये तीन चीजें समझ गए तो हो गया। अ लाइन ज्वाइनिंग, सुनो सेकंड लॉ कैसे? अ लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझा रहा हूं, ये कितना है? 50 दिन है, ये भी कितना है? 50 दिन। ये एरिया क्या है? A1, ये एरिया क्या है? A2। ये देखने में अलग अलग रख रहा है, लेकिन कैलकुलेट करोगे तो एरिया A1 किसके इक्वल आएगा? A2। अब डेफिनेशन देखो कितना आसान है। ये क्या है? लाइन बोलो, अ लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हो गया सिंपल। मतलब अगर टाइम सेम रहेगा तो एरिया भी कैसे बनेगा? इक्वल। भले देखने में अलग लग रहा है पर कैलकुलेशन करेगा दोनों का एरिया क्या आएगा? सेम। रेडी? फिर से एक बार बोले, अ लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन इक्वल एरिया। बेटा मस्ती चढ़ा ना, ऐसा स्वीप शॉट मारेंगे ना तुमको सीधा। एक मिनट, स्टैंड्स में जाओगे सीधा। अभी मैं कोई पोजीशन बोलूंगा मिड ऑफ मिड ऑन है ना, थर्ड मैन बोलेगा नहीं सर वो तो ऑफ कटर ये कटर, सीधा स्टैंड में जाएगा बेटा, बस खत्म। अब मत पूछना कौन सा स्टैंड, रोहित शर्मा स्टैंड, सचिन तेंदुलकर, जहां जगह मिला वहां जाएगा।
समझा ना बेटा? बस स्टैंड जाएगा, सब बस यही स्टैंड बनाना बचा है, खड़े में एक बस स्टैंड बनाएंगे हम। ठीक है, चलो रेडी। कौन कौन है जो दोनों बोल पाएगा? दोनों अभी तक का मैं बोलूंगा। मैं फर्स्ट वन, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन इज इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकस। या सिंपल जैसा टेक्स्ट में दिया है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकस। सेकंड क्या बोल रहे हैं? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपके बुक में भी ऐसे कुछ दिया क्या? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल। वाह, डिक्टो वही दिया, मेरा देख के लिखा इन लोग ने। चलो कौन बता रहा है अभी? दोनों। यस राजू, बोले पड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और कोई? हाँ बोलो राहुल। सन 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 एट वन ऑफ द एंड द सन। मैं क्यों बोलता हूँ बोलने के लिए? पता है क्या? घर पे जाके तो हम पढ़ते नहीं, कम से कम यहाँ पे आप मेहनत करोगे तो तुरंत लर्न हो जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, मजाक में। बोलिए। विद सन एट फोकस इक्वल इंटरवल। वेरी गुड, बोलो ना। वेरी गुड, चलो और कौन बोल रहे हैं? फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। 2 हमने ऑलरेडी पढ़ा, डिफिकल्ट लगा किसी को भी? केपलर महाराज की अच्छे अच्छे रूल बनाए, कुछ नया सीखने भी मिला और इजी भी था। तो पहला रूल क्या बोला? द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकस। सेकंड रूल क्या बोला? द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वाइप्स इक्वल एरिया। डन, बहुत इजी था। अच्छा देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने मन को रेडी करो। मन के जीते जीते, मन के हारे हार। अपने मन से आप रेडियो को मैं 3 घंटा 4 घंटा बैठ सकता हूं, तो आप 8 घंटा बैठ सकते हो। सर ये क्या बात होगी? मतलब 3-4 घंटा बैठ सकते। ठीक है, लास्ट वाला देखो ध्यान से। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं सन का और प्लैनेट का रेडियस निकालूं, डिस्टेंस, तो ये पूरे इसमें सेम है क्या? देखो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे कोई पूछेगा एक डिस्टेंस बताओ, तो कैसे बताओगे? एक ही डिस्टेंस बताओ, प्लैनेट और सन के बीच का एक डिस्टेंस बताओ। जैसे हमको सन की दूरी बताई गई है ना, तो कैसे बताई गई होगी? जबकि वो है। वेरी गुड। जब कोई चीज बार बार बदलती है, उसका एक वैल्यू कोई पूछे तो क्या बताते हम लोग? एवरेज बताते। क्या बताते? जैसे देखो, फर्स्ट डे आपने 2 आवर्स पढ़ा, सेकंड डे आपने 4 आवर्स पढ़ा, थर्ड डे आपने पढ़ा, समझ रहे हो? और फोर्थ डे आप लोग वापस 2 आवर्स पढ़े, फिर आप वापस 4 आवर्स पढ़े। तो कोई पूछेगा भाई तू रोज कितना पढ़ता था? तो देखो भाई डिपेंड करता है। पापा है घर पे तो मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, मम्मी है तो थोड़ा पढ़ता, कोई नहीं तो नहीं पढ़ता। ऐसा नहीं बताओगे ना, तो आप बताओगे कितना पढ़ते हो। तो क्या करेंगे हम लोग? 5 दिन का एवरेज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? सब नंबर्स को प्लस करेंगे और काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। कितने नंबर से डिवाइड करेंगे? 5 से। कितना आया बच्चों? 10 + 5 6 + 6 12 डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 5 2 10 और 2 बचा 5 4 20, बरोबर है? 2.4 मतलब आप समझो अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटा रोज पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एवरेज। और इसी का एक और वर्ड क्या है बच्चों? मीन। वेरी गुड, पढ़ा ना मीन मीडियन मॉड? तो मीन, इसको क्या बोलते हैं? मीन। अब ध्यान से सुना, लास्ट रूल एकदम सिंपल है। टी मतलब है टाइम पीरियड। टी मतलब क्या है? कितना टाइम पीरियड लगता है बताओ? 365 डेज। उसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मीन डिस्टेंस। क्या है वो? मीन डिस्टेंस। किसका मीन डिस्टेंस? प्लैनेट एंड द सन, उसके क्यूब के। क्या है सर ये? अब इसको इंग्लिश में देखो एकदम ध्यान से, बस यही है केपलर का थर्ड लॉ। द स्क्वायर ऑफ, ध्यान से सुनो, द स्क्वायर ऑफ टी मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ध्यान से सुनो, द स्क्वायर ऑफ टी मतलब क्या है? पीरियड। पीरियड मतलब टाइम। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर देखो ऐसे लिखता तो इसको क्या पढ़ता? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो इसको क्या पढ़ते हैं? इनवर्सली। लेकिन ये क्या है? डायरेक्ट। फिर से देखो, मेरे साथ बोलो तो लर्न हो जाएगा। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द, कौन घूमता है? प्लैनेट। किसके अराउंड घूमता है? देखो एकदम सिंपल है। रेडी? फिर से, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज टू द, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? क्यूब। इसको क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर। रेडी? फिर से एक बार, रेडी? द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन is directly proportional to the cube of
आर तो डिस्टेंस है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस? टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। किसका मीन डिस्टेंस? ऑफ अ प्लैनेट एंड द सन। सिंपल। मतलब टाइम, जितना भी टाइम लगता है अगर आप उसका स्क्वायर लोगे तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? रेडियस के क्यूब के। समझा? द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ mean distance of a planet from the sun. The square of period of revolution is directly proportional to the cube of mean distance of a planet from the sun. अच्छा, इसको मैथ्स में सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं ना, इक्वल टू साइन से, और एक प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल टू में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या लगता है हमको? कांस्टेंट। वेरी गुड। देखो यहाँ पे a is directly proportional to b लिखा, तो मैथ्स में सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? इक्वल टू चाहिए। लेकिन जब भी इक्वल टू लेते तो एक कांस्टेंट लेते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ता है। कैसे क्या मैं बताता हूँ आपको, नेक्स्ट टाइम टेंशन मत लो। तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बताओ? सोच के बताओ क्या बोलते होंगे। देखो क्या लिखा है, के, और के से, तो ये कौन सा कांस्टेंट है? केपलर कांस्टेंट। और कोई केपलर कांस्टेंट का वैल्यू पूछेगा तो बताओ क्या आएगा? के का वैल्यू क्या आएगा? देखो फॉर्मूला देखो इधर, फॉर्मूला के का वैल्यू क्या आएगा? के का वैल्यू से तो इसको हटाना पड़ेगा, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? तो बताओ क्या मिला? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। लो हो गया, सिंपल, फटाक से। चलो रेडी, तीनों लॉज मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, तैयार? पहले थर्ड लॉ ही बोलते हैं। The square of period of revolution is directly proportional to the cube of mean distance of a planet from the sun. First law, the orbit of a planet is ellipse with sun at one of the foci. Second, the line joining planet and the sun swipes equal area in equal interval of time. Third, the square of period of revolution is directly proportional to the cube of mean distance of planet from the sun. That is equal to t square is directly proportional to r cube. कांस्टेंट लाएंगे तो क्या आएगा? t स्क्वायर इक्वल टू k r क्यूब। k का वैल्यू चाहिए तो r क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके क्या हो गया? डिवाइड। एक चीज जीवन में याद रखो, जो काम आपको करना है, आपके पास ऑप्शन है 10th का, पढ़ना ही है कंपलसरी, तो पहले पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और जल्दी पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? जो काम आपको करना है पहले ही करो और फ्री हो जाओ, लास्ट मोमेंट तक इंतजार मत करो, क्योंकि लास्ट में काम तो करना ही पड़ता है, ऊपर से स्ट्रेस अलग होता है, काम खराब होता है। समझ में आया? मुझे पता है आप लोग को बैठने की आदत है तो भारी पड़ रहा होगा किसी किसी को। सिर्फ एक बार मुझे बता दो किसको भारी पड़ रहा है। समझ आया? ठीक है, आप लोग को 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ब्रेक ले लो, वरना ब्रेक नहीं देना था, फिर दीवा मैम का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। तो आई होप आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। इसमें डेरिवेशंस भी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम लोग कल चालू करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आता है, आपको क्या करना है? लाइक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। थैंक यू सो मच। हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। थैंक यू। चलो बाय बाय। ये बाय मतलब ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक। बंद कर दो।